हेलो दोस्तों, आप सभी को बिरकेश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण शाखा आर्थिक सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरई 4.0, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एस्टेट, केवीएस, एनवीएस जैसे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का प्रश्न है, लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय दिया जाता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो ऑप्शन होगा ए, अमेरिकी गणितज्ञ डेंटजिंग को। किन्हें दिया जाता है? अमेरिकी गणितज्ञ डेंटजिंग को। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय किसे दिया जाता है? अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन इसका होगा बी, जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा को। किन्हें दिया जाता है? तो जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा को। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है? अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, दुर्लभता के कारण हम जो विकल्प चुनते हैं उनका। दुर्लभता के कारण हम जो विकल्प चुनते हैं उनका अध्ययन है। अगला प्रश्न है, एडम स्मिथ की पुस्तक राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी ऑप्शन सी 1776 में। कब हुई थी? ऑप्शन सी 1776 में। अगला प्रश्न है, एक निर्देशित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। एक निर्देशित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन होगा सी, केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर किसका अध्ययन करता है? तो यह अध्ययन करता है धन का। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो धन का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या उत्पादन किसके लिए किया जाए का संबंध है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या उत्पादन किसके लिए किया जाए का संबंध है। तो किससे संबंध है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, आय के वितरण से। ऑप्शन सी, आय के वितरण से। अगला प्रश्न है, उपभोग न केवल आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभिक बिंदु है बल्कि अंतिम बिंदु है। उपभोग न केवल आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ बिंदु है बल्कि अंतिम बिंदु है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का सही क्रम है। तो सही क्रम इसका क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन ए, पहला चीज है आवश्यकता होना चाहिए, उसके बाद आर्थिक क्रिया, उसके बाद उत्पादन और अंतिम में उपभोग। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, नैतिक अथवा मूल्य निर्णय संबंधित है। नैतिक अथवा मूल्य निर्णय संबंधित है। तो किन से संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, आदर्श अर्थशास्त्र से। किससे संबंधित है? तो आदर्श अर्थशास्त्र से। अगला प्रश्न है, क्या है का संबंध है। क्या है का संबंध है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किससे से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक आर्थिक विश्लेषण से। किससे? वास्तविक आर्थिक विश्लेषण से। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र कला एवं
विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, किसने कहा? अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, किसने कहा? तो इसका होगा ऑप्शन सी, कोसा ने कहा था। कौन कहा था? कोसा ने। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है? तो यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का अध्ययन है, यह कहे थे ऑप्शन डी, मार्शल ने। कौन कहे थे? मार्शल। अगला प्रश्न है, धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है, यह कथन है। फिर से देखिए, धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है, यह कथन किनका है? तो यह कथन है ऑप्शन सी, मार्शल का। किसका है? मार्शल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री द्वारा अर्थशास्त्र को मानवीय जीवन की सामान्य क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री द्वारा अर्थशास्त्र को मानवीय जीवन की सामान्य क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मार्शल द्वारा। किसके द्वारा? मार्शल द्वारा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है? कौन विज्ञान? घृणित विज्ञान। तो किसके लिए? तो ऑप्शन होगा डी, अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है, इसी के लिए इसको घृणित विज्ञान कहा गया है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाएगा? तो अर्थशास्त्र में भूमि को जोतना उत्पादन माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, भूमि को जोतना उत्पादन माना जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री किसका महत्व देते हैं? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री किसका महत्व देते हैं? ऑप्शन ए है, उत्पादन को उपभोग के मुकाबले अधिक महत्व देते हैं। ऑप्शन बी है, उपभोग को उत्पादन के मुकाबले अधिक महत्व देते हैं। ऑप्शन सी है, उपभोग एवं उत्पादन दोनों को राष्ट्र की भलाई के लिए महत्व देते हैं। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री उत्पादन को उपभोग के मुकाबले अधिक महत्व देते हैं, यानी कि ऑप्शन होगा ए, उत्पादन को अधिक महत्व देते हैं उपभोग के मुकाबले में। अगला प्रश्न है, उत्पादन को इस कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो उत्पादन को किस कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन होगा ए, उपयोगिता का सृजन करना। उत्पादन को किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो उपयोगिता का सृजन करना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अभाव की स्थिति विद्यमान होती है। अभाव की स्थिति विद्यमान होती है, कहाँ विद्यमान होती है अभाव की स्थिति? मांग के लिए, ऑप्शन ए में है मांग के लिए, ऑप्शन बी में है पूर्ति के लिए, ऑप्शन सी में है क्योंकि हर किसी की इच्छा पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो अभाव की स्थिति विद्यमान होती है, ऑप्शन होगा इसका सी, क्योंकि हर किसी की इच्छा पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। ऑप्शन इसका होगा सी। अगला प्रश्न है, किसने अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है? किस प्रकार? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है
जो साधुओं और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ संसाधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह किनके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन होगा बी, रॉबिन्स द्वारा। सॉरी, उत्तर सही था, ऑप्शन होगा डी, बी में नहीं है, ऑप्शन डी में है। रॉबिन्स द्वारा यह परिभाषित किया गया था। क्या चीज? कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साधुओं और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। किनके द्वारा यह परिभाषित किया गया था? तो ऑप्शन डी, रॉबिन्स द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? तो किनका परिभाषा नहीं है? तो ऑप्शन सी, रॉबिन्स का परिभाषा भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र साधुओं के मध्य तटस्थ रहता है, यह विचार किसने प्रकट किया? अर्थशास्त्र साधुओं के मध्य तटस्थ रहता है, यह विचार किसने प्रकट किया? अर्थशास्त्र साधुओं के मध्य तटस्थ रहता है, यह विचार किसने प्रकट किया? तो यह विचार प्रकट किया था रॉबिन्स ने। ऑप्शन होगा सी, रॉबिन्स। अगला प्रश्न है, आर्थिक समस्या का संबंध है। आर्थिक समस्या का संबंध है, तो किससे संबंध है? तो ऑप्शन होगा ए, संसाधनों की दुर्लभता से। किससे? संसाधनों की दुर्लभता से। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि? अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि? तो इसका होगा ऑप्शन सी, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, इसलिए इसमें चयन की समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई? अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो वह दी गई थी रॉबिन्स के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबिन्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है, यह किसका कथन है? फिर से देखते हैं, विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है, यह किसका कथन है? तो यह कथन किनका है? तो यह कथन भी है रॉबिन्स का। ऑप्शन होगा बी। किनका है? रॉबिन्स का। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत संबंधित है। आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत संबंधित है, तो आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, डेविड रिकार्डो से। किससे संबंधित है? डेविड रिकार्डो से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? निम्न में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जे.एम. कीन्स, यानी कि ऑप्शन डी, जे.एम. कीन्स नहीं है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कौन नहीं है? जे.एम. कीन्स। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित किया गया। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका होगा उत्तर बी, सैमुएल्सन द्वारा। किसके द्वारा? सैमुएल्सन द्वारा। अगला प्रश्न है, साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी? साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए,
पीगू ने। किसने दी? पीगू ने। अगला प्रश्न है, ट्रेड दी इकोनॉमिक पॉलिटिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है केन्स, ऑप्शन बी है पीगू, ऑप्शन सी है रिकार्डो, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा जे.बी. से। कौन है? जे.बी. से। इसका उत्तर क्या होगा? जे.बी. से। अगला प्रश्न है, एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत है, तो सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन डी, एक प्रमाणक परिकल्पना, एक प्रमाणक परिकल्पना। अगला प्रश्न है, यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर ऑप्शन ए एक होगी, ऑप्शन बी भिन्न होगी, ऑप्शन सी या तो एक होगी या भिन्न होगी, ऑप्शन डी यह स्पर्श बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच बिंदु पर होगी। तो क्या होगा इसका उत्तर? एक होगी। क्या होगी? एक। इसका उत्तर क्या होगा? एक होगी। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को कहा जाता है। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, मरकजाल मॉडल के अनुसार स्थायी संतुलन की अवस्था किस स्थिति में प्राप्त होगी? मरकजाल मॉडल के अनुसार स्थायी संतुलन की अवस्था किस स्थिति में प्राप्त होगी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मांग आधिक्य तथा मांग की लोच ग्रेटर देन पूर्ति की लोच। मांग आधिक्य तथा मांग की लोच बड़ा होगा किससे? पूर्ति की लोच से। किससे बड़ा होगा? पूर्ति की लोच से। अगला प्रश्न है, यदि मांग वक्र का ढाल पूर्ति वक्र के ढाल से कम है तो संतुलन की प्रकृति होगी। तो संतुलन की प्रकृति क्या होगी? तो ऑप्शन ए, अस्थायी होगी। क्या होगी? अस्थायी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन है। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन है। तो यह कथन किनका है? तो रॉबिन्स का। किसने कहा था अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है? तो रॉबिन्स ने। अगला प्रश्न है, शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक संतुलन में शामिल है। शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक संतुलन में शामिल है। तो क्या क्या शामिल है? तो ऑप्शन ए है स्थिर साम्य, ऑप्शन बी है अस्थिर साम्य, ऑप्शन सी है उदासीन साम्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुम्पीटर के आर्थिक संतुलन में क्या शामिल है? तो तीनों है, स्थिर साम्य शामिल है, अस्थिर साम्य शामिल है, उदासीन साम्य शामिल है। यानी कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को कहते हैं। तो आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मार्शलियन दृष्टिकोण। क्या कहते हैं? मार्शलियन दृष्टिकोण। किसको? आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को। अगला प्रश्न है, मांग एवं पूर्ति की अंतःक्रिया से कीमत निर्धारण को प्रतिपादित किया।
मांग एवं पूर्ति की अंतःक्रिया से कीमत निर्धारण को प्रतिपादित किया। तो किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन बी, मार्शल ने। अगला प्रश्न है, मांग तालिका क्या प्रदर्शित करती है? तो मांग तालिका क्या प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन ए, मांग की मात्रा तथा मूल्य में फलनात्मक संबंध। क्या प्रदर्शित करती है? मांग की मात्रा तथा मूल्य में फलनात्मक संबंध को प्रदर्शित करती है मांग तालिका। अगला प्रश्न है, मांग एवं आपूर्ति वक्र का विच्छेदन बिंदु निर्धारण करता है। मांग एवं आपूर्ति वक्र का विच्छेदन बिंदु निर्धारण करता है। तो किसको निर्धारण करता है? तो ऑप्शन होगा डी, संतुलन कीमत मांग तथा आपूर्ति सभी का। किसको निर्धारण करता है? संतुलन कीमत मांग तथा आपूर्ति सभी को निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, श्रम की मांग कहलाती है। श्रम की मांग क्या कहलाती है? तो ऑप्शन डी, व्युत्पन्न मांग। अगला प्रश्न है, साधनों की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है क्योंकि? साधनों की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है क्योंकि इसका उद्गम अंतिम वस्तु की मांग से होता है। ऑप्शन सी, इसका उद्गम किससे होता है? अंतिम वस्तु की मांग से होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है। किसी वस्तु की पूर्ति से क्या बोध होता है? तो समय की प्रति इकाई पर मूल्य विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा। समय की प्रति इकाई पर मूल्य विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ति का निर्धारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ति का निर्धारक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रदर्शन प्रभाव पूर्ति का निर्धारक नहीं है। बाकी दो हैं, भविष्य में मूल्य को प्रति अपेक्षा यह पूर्ति का निर्धारक है। करारोपण की नीति ये भी पूर्ति का निर्धारक है। प्रदर्शन प्रभाव पूर्ति का निर्धारक नहीं है। अगला प्रश्न है, स्थिर संतुलन में साम्य। स्थिर संतुलन में साम्य क्या होता है? तो मूल्य संतुलन की ओर लौटती है। स्थिर संतुलन में साम्य मूल्य संतुलन की ओर लौटती है। कौन लौटती है? साम्य लौटती है। किधर लौटती है? मूल्य संतुलन की ओर। कब लौटती है? स्थिर संतुलन में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संतुलन का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा संतुलन का एक प्रकार नहीं है? तो संभावित संतुलन का प्रकार नहीं है। संभावित संतुलन का प्रकार नहीं है। बाकी जो स्थिर है, अस्थिर है और तटस्थ है, ये सभी संतुलन का प्रकार है और संभावित संतुलन का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, साम्य एक स्थिति है जहां पर। साम्य एक स्थिति है जहां पर ऑप्शन ए है, एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। ऑप्शन बी है, एक उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। ऑप्शन सी है, एक फर्म अधिकतम उत्पादन प्राप्त करता है। ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो साम्य एक स्थिति है। तो कौन सा स्थिति है साम्य? तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों स्थिति में साम्य है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर में डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामान्य कीमत है। सामान्य कीमत है। सामान्य कीमत है, इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घकालीन कीमत। कैसा कीमत? दीर्घकालीन कीमत। सामान्य कीमत कैसा कीमत है? तो दीर्घकालीन कीमत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस अर्थशास्त्री का संबंध संकलन की समस्या से है? निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का संबंध संकलन की समस्या से है? तो किनका है? तो ऑप्शन होगा बी, विटस्टीड का। किनका संबंध संकलन की समस्या से है? तो विटस्टीड का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का संबंध संकलन की समस्या से है? सॉरी, प्रश्न को रिपीट हो गया, इसका उत्तर अभी बतलाए, विटस्टीड का। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्री का संबंध है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत से। वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत से। बाकी जो ऑप्शन ए है मुद्रास्फीति का सिद्धांत, ऑप्शन बी है आर्थिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी है उपभोग फलन का सिद्धांत, ये तीनों का संबंध हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स से, व्यष्टि अर्थशास्त्र से। अगला प्रश्न है, प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया? कौन पद का? तो व्यष्टि एवं समष्टि। तो इसको प्रथम बार प्रयोग किया था रैगनर फ्रिश, ऑप्शन बी। कौन प्रयोग किया था? रैगनर फ्रिश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किसने दिया? अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किसने दिया? तो आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत दिया था जमशेद काई खुसरो मेहता ने। कौन दिया था? जमशेद काई खुसरो मेहता ने, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में जे.के. मेहता। अगला प्रश्न है, किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है? किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है? तो इसका उत्तर होगा जे.के. मेहता। किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना आर्थिक समस्या है? तो जे.के. मेहता ने। अगला प्रश्न है, इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ऑप्शन ए, जे.के. मेहता के द्वारा। अगला एवं अंतिम प्रश्न है, अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा दी है। अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा किसने दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जे.के. मेहता ने। कौन दिया है? जे.के. मेहता ने। इस प्रकार हम 58 प्रश्नों का सेट देखें। अब हम नए प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।